देखो सुनो, निवेदन आप सबसे यही रहेगा कि आप सभी अपने अपने स्थान पर ही खड़े रहें। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का शुभागमन हम सबके बीच यहाँ इस मंच पर हो चुका है। इस बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी से प्रार्थना है, आप सभी अपने स्थान पर खड़े रहें राष्ट्रगान के लिए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आभार आप सभी का। निवेदन आप सभी से है, आप सभी कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। नमस्कार देवियों सज्जनों, हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष इस महत्वपूर्ण पुस्तक के विमोचन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का हृदय से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज के इस अवसर पर मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है हरियाणा के माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी की, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी की। आप सभी विभूतियों का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस अवसर पर यहां पधारे हरियाणा सरकार के माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, आप सभी का और यहां विराजमान अतिथियों का स्वागत। मंच पर विराजमान विभूतियों में यहां गरिमामयी उपस्थिति है पूर्व IAS अधिकारी, वर्ल्ड बैंक के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर जी की, हरियाणा साहित्य और संस्कृति अकादमी के उपाध्यक्ष और पुस्तक के संपादक प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी की, और पूर्व IPS अधिकारी हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री RK कचनंदा जी की। आपके और आप सभी की इस अवसर पर हार्दिक स्वागत, आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का वंदन। मैं निवेदन करूंगा श्री RK कचनंदा जी कि वे आए और अपने स्वागत संबोधन आप सबके समक्ष रखें। श्री RK कचनंदा जी। माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, CPS to CM श्री राजेश खुल्लर जी, डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी, वाइस चेयरमैन हरियाणा साहित्य और संस्कृति अकादमी एवं गरिमामयी उपस्थिति, यहाँ आने पर सभी का अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आज देश के उपराष्ट्रपति जी अपने मूल्यवान समय में से समय निकालकर हमारे मध्य पधारे हैं, इसके लिए हम उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। उपराष्ट्रपति जी आज एक ऐसी किताब का विमोचन करने जा रहे हैं जो कि पिछले 9 साल में हरियाणा के रूपांतरण और व्यवस्था परिवर्तन के बारे में है। हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष, और ये रूपांतरण पिछले 9 सालों में ही एक कर्मयोगी ने किया है और इस प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। श्री मनोहर लाल जी माननीय मुख्यमंत्री सदैव लोकहित और लोक संग्रह के लिए कार्य करते रहते हैं और वे इसी दिशा में दिन रात मेहनत करते रहते हैं। इनकी प्रेरणादायक दृष्टि से इन्होंने सब बातों को एक्शन में बदल दिया है। मैं इस पुस्तक का बैकग्राउंड दूंगा। जब मैं चेयरमैन HPSC था तो मैंने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हर रिक्रूटमेंट सिर्फ मेरिट पर हो और एकदम इम्पार्शियल हो, और नॉन HCS टू IAS की सिलेक्शन भी इन्होंने चाहा कि उसका एग्जाम हो और ऑन मेरिट हो। और आप देखेंगे कि हरियाणा में इतनी रिक्रूटमेंट्स हुई है, सारी टोटली ऑन मेरिट इन्होंने करवाई है। जब मैं चेयरमैन HERC था, मैं देखता था ये दिन रात कंज्यूमर और पब्लिक के हित में ही काम करते रहते थे। कमीशन ने सरकार को रिकमेंड किया
डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमिटीज के लिए इन्होंने इमीडिएटली आदेश दिया और हर जिले में इन्होंने डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमिटीज बनवाई कंज्यूमर के हक में और ग्रेटर एफिशिएंसी के हक में। कंज्यूमर ग्रीवेंस फोरम पहले 2 थे। कमीशन ने डिस्कॉम को कहा कि हर सर्कल में होना चाहिए। इन्होंने इमीडिएटली ऑर्डर दिया और ओवरनाइट 27 कंज्यूमर ग्रीवेंस फोरम सेल्स बनवाए ताकि पब्लिक का भला हो, और ये पर्सनली इनको मॉनिटर करते थे ताकि कंज्यूमर को कोई हैरेसमेंट ना हो। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन पर सबका साथ सबका विकास किया है। मनोहर सरकार ने 5 एसेस पर चमत्कार किया है: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, और 2 सीट पर आक्रमण किया: करप्शन और क्राइम। सीएम साहब के अंडर पब्लिक की सुविधा के लिए 675 सर्विसेज और 54 डिपार्टमेंट स्कीम अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन की गई। फोकस हुआ ऑन मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट पर। हरियाणा को लाल डोरा मुक्त किया। परिवार पहचान पत्र एक महत्वपूर्ण स्कीम आरंभ की गई। माना गांव जगमग गांव योजना से 5700 ग्रामों को 24 घंटे बिजली मिली, जो कि 2014 में सिर्फ 538 थी। किसानों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्कीमें स्टार्ट की। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, हर खेत हर स्वास्थ्य खेत, हर खेत को पानी, भवंतर भरपाई योजना, हरियाणा फसल सुरक्षा योजना। स्वास्थ्य में बहुत स्कीमें स्टार्ट की गई। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, कॉलेज हो, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हो, बहुत बड़ी। नारी शक्ति और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत काम किया गया। सीएम साहब जन संवाद कार्यक्रम रेगुलरली करते हैं और हर विभाग में ट्रांसफॉर्मेशन किया इन्होंने। तो इसलिए एक सजेशन दी गई माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इतना काम इनकी सरकार ने इनके नेतृत्व में किया है, चमत्कार किया है, रूपांतरण किया है और तरक्की की है। ये तरक्की पब्लिक की नॉलेज में आनी चाहिए, पब्लिक को पता होना चाहिए कि क्या क्या सरकार ने उनके लिए किया है, क्या क्या स्कीमें अवेलेबल की हैं, और ये गुड प्रैक्टिसेस बाकी स्टेट भी हरियाणा से फॉलो कर सकती हैं। और इसके लिए एक किताब निकालने का प्रस्ताव दिया, जहां सम्मानित लेखक अपने लेख हर विभाग के पर क्या क्या काम हुआ है ये वहां लिखें। तो इसके बाद श्री के खंडेलवाल फॉर्मर चेयरमैन रेडा को शामिल किया गया। श्री खंडेलवाल ने बहुत परिश्रम किया इस कार्य में। हमने दोनों ने हम सब पहले अपॉइंटमेंट ली श्री रामनाथ कोविंद जी से, उनको रिक्वेस्ट करने के लिए, फॉरवर्ड लिखने के लिए, तो उन्होंने वेरी काइंडली एग्री किया और ये फॉरवर्ड इस किताब में है। माननीय राज्यपाल जी का और स्पीकर साहब का भी आर्टिकल इस किताब में है। डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री इस किताब के संपादक हैं और डॉक्टर शामील शर्मा इस किताब के भाषांतर संपादक हैं। सम्मानित लेखकों को अनुरोध किया गया और मैं आभारी हूं उनका कि सभी ने पिछले 9 वर्षों में श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा की तरक्की एवं अतुलनीय विकास पर सभी पहलुओं पर और विषयों पर अपने लेख लिखे और इस एफर्ट में सहयोग रहा, मूल्यवान सहयोग रहा श्री राजेश खुल्लर जी का और श्री नीरज दत्तवार का। मैं उनका आभारी हूं। मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने हरियाणा को अंधेरे से उजाला दिखाया है और निराशा से आशा और हताशा से उल्लास की ओर ले गई है। हमने हर अध्याय को मोती की तरह इस किताब में पिरोकर एक माला बनाने का काम किया है। ये पुस्तक हरियाणा की ट्रांसफॉर्मेशन का चमत्कार और श्री मनोहर लाल जी और उनकी सरकार की कड़ी मेहनत को चित्रित करती है। अंत में मैं एक बार फिर माननीय उपराष्ट्रपति जी को अपना मूल्यवान समय देने के लिए धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय श्री आर.के. बचेंद्र जी का। माननीय हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी का शुभागमन हो चुका है, उनका भी इस अवसर पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। देव सज्जनों, हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष, ये पुस्तक बहुत ही विशद शोध, बहुत ही गहन चिंतन मंथन के बाद ये एक स्वरूप इसका हम सबके सामने आज आया है, जिसका विमोचन उपराष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से होने जा रहा है। प्रख्यात शिक्षाविद और साहित्यकार और वर्तमान में हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के उपाध्यक्ष प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी ने इस महत्वपूर्ण पुस्तक का संपादन किया है। मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर अग्निहोत्री से कि वे इस पुस्तक का परिचय आप सबके समक्ष रखें।
माननीय उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ जी, माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद जी, खुल्लर साहब, पंचनंदा जी और मित्रों, पुस्तक के बारे में मैं समझता हूँ काफी विस्तार से पंचनंदा जी ने बता ही दिया है और अभी उसका विमोचन होगा तो पुस्तक आपके सामने आ जाएगी। मुझे लगता है कि पुस्तक का मूल्यांकन करने का अधिकार पाठक का ही होता है, जिसके हाथों में पुस्तक जानी है। उसका विमोचन होगा तो पुस्तक के बारे में आप सभी की राय महत्वपूर्ण होगी। मुझे केवल इसके बारे में एक दो टिप्पणियां करनी है। पुस्तक लिखते वक्त लिखी तो अन्य विद्वानों ने है, उसका संपादन करते वक्त देखिए, भारतीय मानस की चर्चा करते हुए आचार्य धर्मपाल जी ने, जिन्होंने हिंदुस्तान के समाज का बड़ी गहराई से अध्ययन किया है, उन्होंने लिखा हुआ कि हिंदुस्तान की दो समस्याएं हैं। हिंदुस्तान पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, शरीर से हमें पराजित कर लिया, ये केवल एक पक्ष है, इससे कुछ वक्तव्य नहीं है। एक बार आदमी हारता दूसरी बार जीत भी सकता है, लेकिन उनके सामने दूसरी समस्या थी कि हिंदुस्तान के लोगों का मन जो है उसको तोड़ा जाए। यदि मन से हार जाएगा फिर आगे उठने की संभावना नहीं रहेगी। इसलिए हिंदुस्तान के मन को तोड़ने के लिए उन्होंने एक ऐसी जमात खड़ी की जो ये मानकर चलती थी कि हिंदुस्तान में कोई ज्ञान विज्ञान की परंपरा नहीं है, हिंदुस्तान अंधेरे में था, अंग्रेजों ने आने के बाद उसको प्रकाश मिला है। तो एक छोटा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान का मानस टूट गया। धर्मपाल कहते हैं कि एक छोटा समूह ऐसा खड़ा हो गया जो सचमुच ही मन से भी टूट गया। वो हिंदुस्तान को बैकवर्ड मानने लगा और उसको लगा कि यूरोप के लोग जो रास्ता दिखा रहे हैं उसी रास्ते पर चलकर हिंदुस्तान का विकास हो सकता है। और दुर्भाग्य से देश का शासन उन लोगों के हाथ में चला गया जो यूरोप की छत्र छाया में थे। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने एक बार कहा था कि हिंदुस्तान को एशिया से तोड़ना है, हिंदुस्तान को यूरोप के ऑर्बिट में दाखिल करना है। तो जो लोग दाखिल हो गए उनके हाथों में सत्ता गई और जिसको आयरन कर्टन कहा गया वो उनसे भी वह उसमें दाखिल हो चुका था। मित्रों, पिछले लगभग एक दशक से उस ऑर्बिट से बाहर आने की परंपरा शुरू हुई है। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा वर्ग जिसका चित्त और मानस हिंदुस्तान की भूमि से ही जुड़ा हुआ था, उसके हाथों में सत्ता आई। तो मैं समझता हूं जिस परिवर्तन की बात अभी पंचनंदा जी कर रहे थे, मनोहर लाल जी की चर्चा करते हुए, हरियाणा में पहली बार शायद ऐसी सरकार बनी है जिसका चित्त भी भारतीय है, शरीर भी भारतीय है। देखिए, विकास पहले भी होते रहे होंगे, मैं ये नहीं कहता कि विकास अभी हुआ, विकास पहले भी हुआ होगा, लेकिन कई बार होता है कि आदमी को बहुत अच्छा खाने को दो, बहुत अच्छा पहनने को दो, कहता है सब खाने को तो अच्छा बेटा, लेकिन चित्त बुझा बुझा सा है। यानी शरीर का विकास कई बार होता रहता है, चित्त बुझा बुझा सा है। हिंदुस्तान में पिछले 75 सालों से चित्त बुझा बुझा सा था। अब मुझे पता चला हरियाणा में सरस्वती दोबारा प्रवाहित हो रही है, मनोहर जी उसकी कोशिश कर रहे हैं, तो अब जो है अब चित्त प्रफुल्लित हो रहा है। देखिए, ये विकास का जिसको कहना चाहिए एक विशेष अंतर है। शरीर भी प्रफुल्ल होना चाहिए, चित्त भी प्रफुल्ल होना चाहिए। उसके लिए वो लोग आगे आने चाहिए जिनके लिए सत्ता साध्य नहीं है, केवल साधन है। दीनदयाल उपाध्याय बार बार कहा करते थे कि भाई हम सत्ता पर क्यों जाना चाहते हैं, कि भाई जो सत्ता पर जाना चाहते इससे लूट पड़ गया, कहते हम इसलिए सत्ता पर जाना नहीं चाहते। सत्ता हमारे लिए सेवा का माध्यम है। कुछ लोगों के लिए सत्ता ही सब कुछ हो जाती है, लेकिन कुछ लोग सत्ता को साधन मानते हैं। मुझे लगता है मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है वो सत्ता को सेवा मान रही है, साधन नहीं मान रही। वैसे शास्त्रों में लिखा गया है कि किसी के मुंह पर प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो प्रशंसा नहीं, सत्य है। और ऐसा कहा जाता है सत्य मुंह पर बोलना चाहिए। पिछले लगभग एक दशक से हरियाणा में जो विकास हुआ है वो हरियाणा के मानस को छूता हुआ जा रहा है। मनोहर लाल, इसके लिए संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। वो कहते हैं जाके पैर न फटी बिवाई, बह कह जाने पीर पर आई।
जो उन रास्तों से चलकर आया होता है वो आदमी की स्थिति को समझता है, हरियाणा की स्थिति को समझता है। मनोहर लाल जी उन्हीं रास्तों पे चलकर आए हैं और इसलिए मैं समझता हूं हरियाणा के मानस से जुड़े हुए हैं। हमारे दर्शन शास्त्र में आता ना द्वैत और अद्वैत। द्वैत होता है जहां शासक जो है वो प्रजा से अलग हो, अद्वैत होता है जहां दोनों एकाकार हो गए। हरियाणा में शायद पहली बार शासक और शासित दोनों एकाकार हो गए हैं। पहली बार लग रहा है, अभी पद्मनंदा जी ने कहा था कि मनोहर जी ने कहा कि भाई मेरिट पर होना चाहिए। देखिए पारदर्शिता होगी तो लोगों का व्यवस्था पर विश्वास जमा रहता है। पारदर्शिता समाप्त हो जाएगी तो लोगों का व्यवस्था से विश्वास उठ जाता है। सबसे बड़ा काम है कि लोगों का व्यवस्था पर विश्वास बना रहे। व्यवस्था पर विश्वास तभी बनता है यदि वह व्यवस्था इस मिट्टी में से पैदा हुई हो, यूरोप से आयात ना की गई। पिछले एक दशक से हरियाणा में बहुत से परिवर्तन हुए हैं और उस ये किताब जिसका भी विमोचन हमारे उपराष्ट्रपति महोदय करेंगे, जिसका चित्रण करेगी, मुझे इसके संपादन का उत्तरदायित्व मिला है। बहुत लोगों ने इसमें मदद की है, बहुत का नाम पद्मनंदा जी ने बता ही दिया है। डॉक्टर अमित अग्रवाल की इसमें बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने बड़े आंकड़े हमें उपलब्ध करवाए। एक टीम लेखकों से मिलती रही, उनसे वाबस्ता हुए और गपशप की, उनसे सामग्री टीम इकट्ठी की और डॉक्टर कुलदीप सैनी ने मेरी इसमें बड़ी सहायता की। मैं बराड़ साहब का भी धन्यवादी हूं और सब मित्रों का धन्यवादी हूं जिन्होंने इस अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। मैं आपका एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी का। देवीय सज्जनों, बीते 9 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक नए और जीवंत हरियाणा के उदय की ये एक ऐसी प्रेरक यात्रा रही है जिसमें प्रदेश का हर वर्ग उसकी सहभागिता रही, वे इसके साक्षी भी रहे और इसके हिस्सा भी रहे। हरियाणा कैडर के पूर्व IAS अधिकारी श्री राजेश खुल्लर हरियाणा में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी। विश्व बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी आप रहे, जहां बोर्ड में आपने भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान का प्रतिनिधित्व किया। वर्तमान में आप माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य प्रधान सचिव हैं। मैं निवेदन करूंगा श्री राजेश खुल्लर जी से कि वे इस पुस्तक और 9 वर्षों की बहुत ही सारगर्भित यात्रा को लेकर अपने विचार, अपने अनुभव हम सबके साथ साझा करें। श्री राजेश खुल्लर। परम श्रद्धेय एवं सम्मानित मंच और समस्त देवियों और सज्जनों, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। किसी भी विषय को ठीक से समझने के लिए, उसे आलोकित करने के लिए हमारी भारतीय परंपरा में एक चिर नूतन विधि है, सहवीर्यम कर्वावहि। उसी का अनुसरण करते हुए मैं आपसे अपना संवाद 3 छोटे छोटे प्रश्नों से शुरू करना चाहूंगा। आपके उत्तर सांकेतिक होंगे। पहला, पिछले 10 वर्षों में यदि आपने कोई पुस्तक खरीद कर पढ़ी है तो कृपया अपना हाथ खड़ा करें। ईमानदारी से उत्तर देने के लिए धन्यवाद। दूसरा प्रश्न, मुझसे पूर्व के 2 वक्ताओं ने श्री मनोहर लाल जी के जिन गुणों की ओर इशारा किया या वर्णन किया, उससे आप सहमत हैं तो कृपया हाथ खड़ा करें। धन्यवाद। तीसरा, पिछले 9 वर्षों में हरियाणा की व्यवस्था में आपने अपने अनुभव से अगर कोई ऐसा अद्भुत परिवर्तन देखा है जिसकी आप सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते थे, तो कृपया अंतिम बार हाथ खड़ा करें। दिस आंसर सेज इट ऑल। मुझे अब आगे बोलना ही नहीं चाहिए। आपका ये उत्तर संकेत करता है
कि एक अच्छे नेता की परिभाषा क्या है। अभी आपने कहा, मैं शब्दों में बोल रहा हूं, आपने संकेत में बोला कि एक अच्छा नेता वो है जो दूसरों से वो करवा लेता है जिसकी वो सपने में कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम कर सकते। A great leader is one who helps others do what they never imagined they will be able to do. मित्रों, 350 पेज की जिस पुस्तक का विमोचन अभी भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के कर कमलों से होना है, उसमें 49 अलग अलग लेखकों ने अलग अलग क्षेत्रों में श्री मनोहर लाल जी द्वारा बिना घमंड, बिना पाखंड, बिना भय, बिना भेदभाव और पूरी ईमानदारी और शालीनता से दिए गए नेतृत्व में 2.5 करोड़ हरियाणवियों के परिवार ने जो शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं, उनका विस्तृत वर्णन है। आपको इस पुस्तक को पढ़ने का अवसर मिलेगा या नहीं, यह तो प्रभु जाने, परंतु मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने 6 वर्ष तक एक अधिकारी के रूप में उनके साथ काम किया है। इस दौरान उनसे ली गई सीख का जो सागर मेरे पास है, उसमें से एक 3 सूत्री कागज मैं मेरे पास बचे बाकी 5 मिनटों में आपसे साझा करना चाहता हूं, ताकि आप भी अपनी अपनी टीम्स को ऐसा शानदार नेतृत्व दे सकें जैसा मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा को दिया। पहला, रीफ्रेम द गेम, मतलब आपकी टीम के सदस्य जब अपना काम करते हैं तो उनकी एक सोच है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्या चक्कर है, क्या खेल है, उसे समझें और फिर उसे रीफ्रेम करें। जब मुख्यमंत्री बने अक्टूबर 2014 में सिंह साहब बने, तो मैं आपको बताता हूं कि सरकार की बिजली कंपनियों की जो टीम थी, उनका क्या चक्कर था। सर, हम तो नाली हर घर, हर गली, हर गांव, हर खेत, हर फैक्ट्री में बिजली ले जाते हैं, लोग बिजली के बिल ही नहीं देते। हम जाके कनेक्शन काटते हैं तो हमें पीट देते हैं, हम FIR कराएं तो नेता हमसे नाराज हो जाते हैं। 30,000 करोड़ का लोन हो गया है, हर साल वो बढ़ता जाता है, पर क्या करें, प्रजातंत्र है, 6-7 घंटे तो बिजली देनी पड़ती है। सीएम साहब ने इसी गेम को ऐसे रिफ्रेम किया कि आज हालत ये है, बाहर देखा होगा आपने, 6,000 में से 5805 गांवों में 24 घंटे बिजली देती, 90% से ज्यादा लोग अपना बिजली का बिल हर महीने समय देते, और ये कंपनियां आपको मुनाफे में। एक होता था हुडा, हरियाणा डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनकी टीम का क्या चक्कर, क्या खेल था, क्या सोच थी। सर, हम तो किसान की जमीन एक्वायर कर लेते हैं, प्लॉट काट के दे देते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं। अब क्या करेंगे, 2-4 साल बाद जिले की अदालत जो है एनहांसमेंट कर देती है 3 गुना, 6-7 साल में हाईकोर्ट 6 गुना कर देती है, 15-20 साल में सुप्रीम कोर्ट 10 गुना कर देती है। हम तो नो प्रॉफिट लॉस है जी, हम तो अलाटी को भेज देते हैं। अलाटी कहता है जितने में मैंने लिया था उससे 20 गुना तो एनहांसमेंट ले ली, वो हमें अदालत में ले जाता है। अब वहां लाखों केस हैं जी, चवन्नी है नहीं, 30,000 करोड़ का लोन, 15,000 करोड़ का लोन ले रखा है, और आगे बैंक लोन भी नहीं देता जमीन पर। इन्होंने इसी खेल को, वही टीम, कोई लोग नहीं बनते, वही टीम के खेल को ऐसे रिफ्रेम किया कि आज एक भी तो प्लॉट
वो अलॉट नहीं करते। सारे प्लॉट ऑप्शन होते हैं, चवन्नी की एनहांसमेंट, ये लिख के ऑप्शन होते हैं कि एनहांसमेंट नहीं आएगी तुम, और फिर वो आज प्रॉफिट में है। वो प्रॉफिट जो हुडा कमा रही है, अब तो उसका नाम भी हुडा है। उन्होंने ना केवल यहाँ पे गेम को रिफ्रेम किया, बल्कि वो करने के लिए संस्था का नाम ही बदल दिया। बोले तुम्हारे खेल को मैं समझ गया, तुम्हारा हुडा का मतलब है हरियाणा नहीं, हरासमेंट अंटिल डेथ टू अलॉट। तो मैं ना तो अलॉट करता किसी को और तुम्हारा नाम बदल के कर दिया हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSC। ऐसे मैं आपको हजारों उदाहरण दे सकता हूँ, चाहे वो सरकारी भर्ती का खेल था, चाहे वो अध्यापकों की बदलियों का चक्कर था। इन्होंने गेम को रिफ्रेम करके अद्भुत परिवर्तन किया। दूसरा, ये वक्तव्य आपके लिए, आपके जीवन के लिए है, ताकि आप अच्छे नेता बनें। दूसरा है मेक बिग मूव्स अर्ली ऑन। शुरुआती दौर में कुछ बड़ा करें। मैं भारत सरकार में अपना कार्यकाल करके वापस आया हरियाणा फरवरी 24 या 25 फरवरी 2015 की बात है। इनको सीएम बने अभी 4 महीने हुए। मुझसे पहले ही मुलाकात में कहते हैं कि भाई आपका तो 20-25 साल का अनुभव है, एक चीज बताओ जो हरियाणा में नहीं बदली किसी भी सरकार में 20-25 साल। मैंने कहा कि 1992 में एक महिला थाना खुला था, ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन, वहां पे सोनीपत। इतनी सरकारें आई गई, आज भी वो एक है। और सच्ची बात यह है कि पूरे हरियाणा में जितने पुलिसकर्मी हैं उनमें 1% महिलाएं हैं। वो बेचारी जहां पोस्टेड है वो अपने थाने में जाने से डरती है। आम महिला तो कौन थाने में जाके FIR लिखाते हैं। दोस्तों, 14 मार्च 2015 को मैंने अखबार में एक बयान पढ़ा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश के हर जिले में एक ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन, महिला थाना खोला जाएगा। अभी तो ताली की बात नहीं, बात अब है कि 14 अगस्त 2015 यानी 6 महीने रक्षाबंधन के दिन 20 नए महिला पुलिस थाने हर जिले में, एक जहां में बाहर गार्ड, ड्राइवर, स्वीपर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI, सब इंस्पेक्टर, SHO, सब महिलाएं, कोई पुरुष अंदर एंटर ही नहीं कर सकता। तो ये इन्होंने करके दिखाया चाहिए। तो मेक बिग मूव अर्ली। तीसरा है थिंक लाइक एन आउटसाइडर। और इस गुण के लिए मैं सच में अभी भी नमन करता हूं। अभी भी मतलब कि अभी भी इस गुण को बरकरार रखें। 9 साल हो गए सीएम हैं, पिछले 4 साल से फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। क्या होता है राजनीति में या किसी भी संस्था में, फाइनेंस मिनिस्टर बेचारा क्या करता है? सारा दिन क्या खेल है कि इतने पीछे हैं, ये शिक्षा से काट के स्वास्थ्य में लगा लो, स्वास्थ्य से काट के घोड़े लगा लो, सड़क में लगा लो, जो करना कर लो, पीछे तो इतने। ये हमेशा उस पर ऐसे आते हैं कि ही डज नॉट ट्राई टू सॉल्व कि मैं शिक्षा को क्या दूं, स्वास्थ्य को क्या दूं, इसको ना, ही सॉल्व्स फॉर द होल बाय थिंकिंग लाइक एन आउटसाइडर। आप हैरान नहीं मान जाए। इनकी सबसे पहली घोषणा थी, तब तो मैं वहीं था भारत सरकार में, मैंने अखबार में पढ़ी थी कि जी मैं कभी कोई जमीन एक्वायर ही नहीं करूंगा किसी किसान की, नहीं किया आज तक। तो फिर धरती आएगी कहां से? तो बोले मैं बनाऊंगा। तो एक वो बना दिया ई भूमि पोर्टल कि भाई जिसने बेचनी है बताओ किस दाम पे बेचनी है, हमें अगर सूट करेगी तो हम बस स्टैंड तुम्हारी जगह में बना देंगे। हम नहीं फैसला करते बस स्टैंड कहां बनाना है, इस गांव में बनाना है ना, इस गांव में जो देने को तैयार है। तो वो चल पड़ा, उसमें एग्रीगेटर। आप सच मानना, उसको चलते आज 6 साल हो गए या 7 साल हो गए होंगे। परसों चंडीगढ़ में ओले पड़ रहे थे और सीएम साहब 3 घंटे किससे बात कर रहे थे? पूरे हरियाणा से बुलाए हुए 100-150 एग्रीगेटर जो इस पोर्टल पे रजिस्टर है। बोले तुम बताओ क्या करना। तो उन्होंने बताया कि
जी सैकड़ों एकड़ हमने लेके सरकार को दे दी, ऐसा है। हमें मिलता तो है 1%, पर वो मिलता है तब अंत में। तो ये अपने आप को व्यवस्था में नहीं समझते, अभी भी नहीं समझते। आपको जो लगता है ना उनकी शालीनता से, कहीं से दिखता है कि ये सबसे हरियाणा की शक्तिशाली व्यक्ति, कहीं से दिखता है कि पावर है इनके पास। तो ये 3 सूत्री गागर मैंने आपके सामने रखी। कोई बताएगा कि पहला रिफ्रेम द गेम, दूसरा मेक बिग मूव्स अर्ली ऑन, और तीसरा थिंक लाइक एन आउटसाइडर। आप अपने कार्य क्षेत्र में ऐसा करना शुरू करें, और अगर इस कमरे से जाके बाद में मेले की भीड़ में खो गए और भूल गए, तो इन तीनों को मैं एक शब्द में रखता हूं, इनसे प्रभावित होकर। सर मेरी समय सीमा समाप्त हो गई है सर। सर मैं 1 मिनट में बात समाप्त करता हूं। इस लीडरशिप स्टाइल के लिए, जिसमें उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी ने क्या कहा कि शासक और शासित एकाकार होते, इसके लिए एक शब्द है सर्वेंट, मैंने बनाया भी सर्वेंट लीडरशिप। वो है लीडर, पर वो मानते ही नहीं अपने आप को लीडर। उनका लीडरशिप स्टाइल है सर्वेंट, कि मैं तो सर्वेंट। तो आप भी अपने कस्टमर का, अपने क्लाइंट का, अपनी टीम का और आपके टीम के लोगों को सिखाएं कि आप आगे जिसके लिए काम करते हो वो उसकी सर्विस करें। मैं मुख्यमंत्री जी की इजाजत से उपराष्ट्रपति जी से क्षमा याचना करते हुए एक प्रसंग और सुनाता हूं, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि सर्वेंट लीडरशिप क्या है। फरवरी 2016 या जनवरी, तो एक शिष्टमंडल इनके नेतृत्व में गया जापान के फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आए। उसमें मैं भी था। दोपहर में पहुंच गए, शाम को मुझे अपने कमरे में बुलाया। कहते भाई वो आप एयरपोर्ट पे किसी से बात कर रहे थे, किस भाषा में बात कर रहे थे? मैंने कहा मैं जापानी भाषा में बात कर रहा था। बोले आपको आती है? मैंने कहा सर मैं 1 साल जापान में रहा हूं तो थोड़ा बहुत काम चला लेता हूं। कहते काम करो, मेरी कल की स्पीच जो है ना, जो इन्वेस्टर समिट में होंगी, बोले स्पीच को फाड़ दो। वो अंग्रेजी में बनाई गई थी, और अब मेरे को जो स्पीच का भाव है 6-7 वाक्यों में जापानी में लिखे थे। तो मैंने किसी तरीके से वो किया, और बोले अब पढ़ के सुनाओ। मैंने उसको पढ़ के सुनाया। इनकी जिंदगी का पहला दिन होगा कोई जापानी शब्द इन्होंने बोला। मैं रात को 10 बजे शुभ रात्रि बोल के आ गया। अगले दिन सवेरे इन्वेस्टर समिट में वो मंच बना हुआ था, ऐसा नहीं था, वो सिर्फ माइक था, वहां मिडल में एक स्पीकर, उनका अपना अंदाज करने। ये खड़े, एक कागज भी उनके हाथ में, इन्होंने वो 7 वाक्यों की जापानी भाषा में स्पीच दी। आप तो ताली में संकोच करते हो, वो हाउस खड़ा रहा, वो धीरे धीरे लोग खड़े होने लगे। और फिर देखिए ओसाकू सुजुकी नाम है, आप उनसे चेक कर लीजिए। 80 साल का करीब की आयु के व्यक्ति थे। वो सुजुकी कंपनी के मालिक पिछले 50 साल से। उन्होंने भाषण दिया, बोले मैं 20-25 साल से भारत आता हूं जाकर, मैं हिंदी में एक वाक्य नहीं बोल सकता, और मैं 6 हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से मिला हूं। सब ने मुझे ऐसा कुछ कहा कि हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे, लाल कारपेट बिछा देंगे, फला आप लाइए। पर बोले इन्होंने जापानी भाषा में बोल के, तो भाई हम समझ गए कि हमारी असली सेवा को अब हमारी दैट इज स्टाइल वो बरकरार रहे, ऐसी प्रभु से कामना करते हुए, और मैं अपनी समय सीमा डाल गया, उसके लिए क्षमा याचना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत आभार श्री राजेश कुलियर जी का। देखो सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने वर्ष 2014 में हरियाणवी एक की
एक जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, अतुलनीय यात्रा की शुरुआत की थी। भ्रष्टाचार, कदाचार, अनाचार, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, इस तरह की तमाम कुप्रवृत्तियों को जो व्यवस्था को खोखला बना रही थी और जिसकी वजह से जनता का व्यवस्था पर से विश्वास उठ रहा था, आपने उनको जड़ से समाप्त कर एक समावेशी और पारदर्शी शासन व्यवस्था को स्थापित करना सुनिश्चित किया। और इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता शासन और सरकार की नीयत, नीति और कार्यप्रणाली पर पूरा भरोसा करती है और मुख्यमंत्री महोदय के विजन 2030 के लिए अपना पूरा समर्थन और सहयोग देकर अपनी भूमिका निभाने के लिए वो तत्पर है, तैयार है। इस अतुलनीय विकास यात्रा के ध्वजवाहक माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सबकी करतल ध्वनि के साथ मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर अपने उद्गार हम सबके साथ साझा करें। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी। देश के माननीय उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी, मंच पर विराजमान हमारे राज्यपाल आदरणीय बंडारू दत्तात्रेय जी, सभागार में उपस्थित हमारे सीनियर मंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नाथ सिंह सैनी जी, उपस्थित स्पीकर साहब श्री ज्ञान सिंह गुप्ता जी, श्री राजेश खुल्लर जी, श्री आरके नंदा जी, प्रोफेसर अग्निहोत्री जी, उपस्थित सभी हरियाणा से आए हमारे अनेक अधिकारीगण, विधायकगण, सांसदगण, उपस्थित सज्जनों, भाई बहनों, बहुत ही मेरे लिए आज ये विषय बड़ा गौरव का और सुखद अनुभूति का है कि पिछले 9 वर्ष में हरियाणा में जो हरियाणा सरकार ने काम किए उसके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई, 9 अतुलनीय वर्ष। इस पुस्तक का आज आदरणीय उपराष्ट्रपति जी इसका विमोचन कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जी का हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता की ओर से, अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से बहुत अभिनंदन करता हूं। अभी जो पुस्तक का विमोचन हो रहा है, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा हो रहा है जो स्वयं भी एक गुण पाठक है। पुस्तक लिखी गई है, विमोचन हो रहा, मैं तो नहीं विश्वास दिला सकता आपको, न मुझे भरोसा है बात का कि सारी पुस्तक में पढ़ पाऊंगा, लेकिन हमारे उपराष्ट्रपति जी मुझे पूरा भरोसा है जरूर उसको पढ़ेंगे ताकि हरियाणा के बारे में कुछ धारणा होगी, जरूर उसको जान पाएंगे। जब भी कोई पुस्तक लिखी जाती है तो उस पुस्तक का कोई न कोई उद्देश्य होता है, तो उसका कारण होता है। पुस्तक हमेशा किसी ज्ञान के ऊपर लिखी जाती है, पुस्तक हमेशा किसी यथास्थिति, किसी फैक्ट्स के ऊपर लिखी जाती है। कभी कभी पुस्तक किसी मनोरंजन के लिए, कहानियों के लिए लिखी जाती है। लेकिन मित्रों, ये पुस्तक इन सबसे अलग हट करके है। ये सरकार के द्वारा किए गए वो सब काम जो किसी विशेष प्रकार के बदलाव के लिए किए गए हैं, वास्तव में इस पुस्तक में अपने को वो सब झलक मिलेगी। और निश्चित रूप से इस पुस्तक को लिखने जिन का भी हाथ रहा है, जिन्होंने इसको प्रकट किया है, जिनका इसमें योगदान है, चाहे फिर पुस्तक के हमारे संपादक श्री अग्निहोत्री जी, चाहे उसमें भाषांतर इस नाते से हिंदी में जिन्होंने रूपांतरण किया, ऐसे डॉक्टर समीर शर्मा जी, ये तो सब है ही हैं। हमारे जो प्रकाशक हैं उनकी जो अपनी भूमिका है, लेकिन इसका जो प्रस्तावना लिखी है इसके पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी कोविंद, उन्होंने हमारा
जब स्वीकार किया अच्छी पुस्तक उनकी सामने जरूर लिखूंगा। अब जिस पुस्तक की प्रस्तावना पूर्व राष्ट्रपति जी ने की हो, जिसका गौर सिंह सैनी ने स्वयं उपराष्ट्रपति जी आए हो, और इतने इतने महान विद्वान जिन्होंने उस पुस्तक को बनाने में योगदान किया हो, तो वर्तमान राज्यपाल और एक पूर्व राज्यपाल इनका इसमें योगदान है। अपने अपने राज्यपाल नरेंद्र जी, राज्यपाल गुजरात आदरणीय वेदोत जी, और ऐसे पूर्व राज्यपाल श्री घनेशी राय, ऐसे कई नाम हैं जिनका उल्लेख करना लंबा हो जाएगा। लेकिन इस पुस्तक को लिखने में एक भूमिका निभाने वाले लोगों में अगर मैं उसको वर्ग के अनुसार चर्चा करना चाहूं तो उसमें राजनीतिक व्यक्ति, पूर्व मुख्यमंत्री, स्पीकर साहब, कई हमारे मंत्रीगण, केंद्र के और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, ऐसे 12 राजनीतिक व्यक्तियों ने इसमें अपने अपने लेख लिखे। कुल मिला के जैसा बताया गया 49 लेख हैं, और एक अंत में हमारे प्रोफेसर ऋषिलाल जी ने सभी यानी सारी चीजों को साझा करते हुए आगे का भविष्य का मार्ग क्या हो, सांझ से भोर हरियाणा नव प्रभात की ओर, ऐसा करके उसने अंत में एक व्यक्ति ये भी लिखा है 50वां चैप्टर जो है अगली दिशा को देता है। इस हमारे प्रशासनिक अधिकारी वर्तमान में भी हैं, पूर्व IAS भी हैं, जिन्होंने साथ मिलकर के और इस योजनाओं को आगे बढ़ाया, उनकी अपनी अनुभूति है। ऐसे भी अधिकारियों में 16 अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने लगभग कुछ किया, और साथ हमारे शिक्षक, वाइस चांसलर, पूर्व वाइस चांसलर, वर्तमान में शिक्षा में लगे और अन्य लोग 9 ऐसे बंधु हैं जिन्होंने अपने चैप्टर इसमें लिखे हैं। मेरे अपनी टीम के लोगों में से भी 2 कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इसमें एक एक चैप्टर अपना योगदान रखा है। कुछ अन्य विशेष विभूति हैं, उसमें न्यायमूर्ति, उसमें डॉक्टर्स, उसमें संत समाज के लोग, उद्योगपति, सेनाधिकारी, खिलाड़ी, ऐसे सभी विशेष लोग हैं जिन्होंने एक चैप्टर लिखा। मैं तो वास्तव में इस प्रकार की पुस्तक का संग्रह पढ़ने का अवसर भले ही न मिला हो, लेकिन देखने का अवसर मिला है। देखने में भी इतना वास्त लेखकों का एक जो समुच्चय किसी पुस्तक में आया होगा, मुझे तो कम से कम याद नहीं आता है। बहुत सी बातें पूर्व वक्ताओं ने कही, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी है, जैसा एक विषय बीच में आया कि किसी के सामने प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। मैं कम से कम स्वभाव का व्यक्ति हूं, सामने न पीछे कभी प्रशंसा की इच्छा की ही नहीं है। मैं तो उस विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूं जहां एक कहा जाता था कि वृत्तपत्र में नाम छपेगा, पहनूंगा स्वागत समाहार, छोड़ चलो ये शुभ भावना ए राष्ट्र के तारकहार। आखिर तो हम कोई काम करते हैं किसी प्रशंसा के लिए करते हैं, काम करते हैं हमारा अपना एक दायित्व है, कोई काम सौंपा गया है और उस काम सोचने में, काम को करने में जो सोच होती है, जो दृष्टिकोण होता है, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को प्राप्त होता है। कोई ना कोई पथ प्रदर्शक उन चीजों का होता है। मैं अपने बारे में इतना ही कह सकता हूं कि मैं जिस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूं, बहुत लोग जानते हैं कि वो विश्वविद्यालय वो संस्था ऐसा है जिसमें व्यक्ति प्रधान नहीं होता, विचारधारा प्रधान होती है। विचारधारा के आधार पर जो काम करना है, जो दायित्व मिला है, उसको विचारधारा के आधार पर आगे करना है। और विचारधारा में जो हमको मिला सीखने को, वो अपने देश और समाज इसको आगे रखे। मोदी जी कहते हैं हमेशा इंडिया फर्स्ट, सोसाइटी फर्स्ट। हम अपने आप को बाद में रखते हैं, फिर सब चीजें अपने आप सूझती हैं। उस समाज की तकलीफ क्या है, उसको कैसे दूर करना है। और खास करके जैसे हमें से बहुत लोग जमीनी कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े रहते हैं, उनको पता है कि जब सामान्य व्यक्ति थे तो उसमें कैसी कैसी कठिनाइयां हमारे सामने थी। उन सब कठिनाइयों को कैसे ठीक करना, समस्या का हल निदान क्या हो सकता है, अगर हम सोचते रहेंगे तो कुछ न कुछ सामने आएगा। मोदी जी के साथ काम करने का अवसर मिला। 90s का जो आखिरी
6 वर्ष 94 से लेकर के 2000 तक। तो उन 6 वर्षों में बहुत विचार आते थे और उस समय सरकार में तो मैं नहीं था, लेकिन सरकार के साथ सहयोगी भूमिका में जो बंसलाल जी के साथ हम लोग थे लगातार 2.5-3 साल का वो समय भी था। अन्य प्रांतों में हमारी सरकारें थी, हिमाचल में खास करके अगर आना जाना होता था उस समय भी चीजें सामने आती थी। हम कई सुझाव देते थे कि ये ऐसा करना चाहिए, समस्या ठीक हो सकती है। मोदी जी के सामने रखते थे, मोदी जी कहा करते थे कि मेरे सामने क्यों रखते हो, मैंने कहा पूछना चाहता हूँ बात ठीक है कि गलत है। मैंने कभी मत सोचो, कभी मत पूछो, जो आपको लगता कि अच्छा है और ये समाज हित में हो सकता है उसको करना शुरू करो, अगर खराब होगा तो छोड़ दो, ठीक हो तो चलाए रखो। इतनी छूट मोदी जी देते थे। और एक शोध क्यों करना चाहिए, तो जैसा वो प्रयोग धर्मी आज भी हम देखते हैं कि कितनी नई चीजें उन्होंने देश के दिशा में ठीक करने के लिए की है, वही स्वभाव वही संस्कार हमने भी अपने संस्थाओं से सीखा है कि प्रयोग धर्मी बनकर के नए प्रयोग करने में कोई हर्ज नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन नए प्रयोगों की बात राजेश खुल्लर जी ने की है, लगातार दिमाग में आता था, और प्रशंसा करता हूं अपनी टीम की कि हमने जब भी कोई विषय उनके सामने रखा तुरंत उसका मर्म समझ करके उसके रास्ते बनाने का काम किया। पॉलिटिकल लीडर अपना टारगेट बता सकता है, हमारा ये टारगेट है, लेकिन उस टारगेट का मार्ग क्या बनेगा, रास्ता क्या बनेगा, वो अंतर्गत हमारी ब्यूरोक्रेसी अधिकारी हैं, यही निकालेंगे, रास्ता निकालना इनका काम। और मुझे प्रसन्नता इस बात की, चाहे हमारे संजीव कौशल जी रहे हों, क्योंकि सबसे पहले पीएसके संजीव कौशल जी थे, फिर बाद में पीएसके राजेश खुल्लर जी आए, और उस समय हमको कुछ भी एबीसी पता नहीं होती थी, और जल्दी जल्दी दोनों के साथ संबंध आता था तो शक्लें याद नहीं रहती थी। नाम राजेश खुल्लर आ जाए तो लगता था संजीव कौशल आ गए, संजीव कौशल आ जाए तो लगता था राजेश खुल्लर आ गए। कुछ पता नहीं था तो ब्यूरोक्रेसी का। मैं सत्य बताता हूं कि अगर किसी आईएएस को मुख्यमंत्री बनने से पहले मेरा अगर परिचय हुआ, मुझे उस कार्यकाल में 80 से लेकर के और 2013 एक आईएएस अधिकारी जिसका मेरा परिचय था वो थे टी वेसर प्रसाद। वो रोहतक में जब डीसी होते थे उस समय बाढ़ आई थी रोहतक में, हम लोग को बाढ़ में काम करने का अवसर मिला, वो सरकार की तरफ से अपना उनका काम लगे हुए थे, हम अपना संघ की ओर लगे हुए थे, उनसे अच्छा परिचय हो गया। लेकिन सहयोग ऐसा हुआ कि 2014 में जैसे ही सत्ता संभाली, 2014 में 2 कोटी इंडिया में चले गए। तो कुल मिलाकर मैं इन सब योजनाओं के पीछे जिन लोगों ने भी सहयोग किया 9 वर्षों में, उन सबका बहुत आभारी हूं। हमने इसमें उपलब्धियों का जिक्र करेंगे तो भी हो जाएगी, उपलब्धियां नहीं, लेकिन जो मूल बिंदु हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है वो है सुशासन, वो है अंत्योदय। आखिर 9 वर्षों के अंदर कुछ शब्दों में जिनको सामने रखना हो तो उसके अंदर हमने अभी लेटेस्ट तो ये कहा कि 7S ये हमारी भूमिका में रहेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन और सुशासन और सेवा। ये 7S के ऊपर आधारित होकर के हमसे सरकार को चलाए। अगर किसी चीज को ठीक करेंगे, जिसको हमने बिल्कुल जो नासूर करी हुई चीजें हैं, वो है इस प्रदेश का जो उस समय का क्राइम था, उस समय का करप्शन था, और कास्ट बेस्ड सोसाइटी, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। सोसाइटी में तो कास्ट कहीं जाएगी नहीं वो, लेकिन इसको पॉलिटिक्स में उपयोग करने के बाद जो इसका दुरुपयोग करते रहते हैं राजनीतिक लोग, उसको भी कैसे ठीक करना। हरियाणा एक नया में एक का नारा लेकर के हम आगे बढ़े, और आज कोई भी ये नहीं कह सकता कि मनोहर लाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद और किसी एक जिला विशेष पर ही फोकस किया बाकी हरियाणा छोड़ दिया, वरना ये क्या जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे, लेकिन काम किसी एक या 2 जिलों में रहता था, आगे नहीं होता। हमने पूरा सारे समाज को समरसता के आधार पर और एक सम्यक विकास, ये हमारी कुल मिलाकर के काम की जो चीज रही। 2014 में जो प्रदेश की अवस्थाएं थी, उन अव्यवस्थाओं को दूर कैसे करना है, इन सब चीजों को ठीक करने के लिए लगातार काम करते रहे। काम करते हुए बहुत लोग उस समय कहते थे कि आप काम बहुत कर रहे हैं, लेकिन जनता को जानकारी नहीं। यानी ऐसा जैसे कोई उत्पादक किसी चीज का उत्पादन करता है, उत्पादन करके रख ले और बेचे नहीं,
तो उसका उपयोग नहीं। मेरा कहना यह था कि हम अपना काम कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं उसका अक्सर किसी न किसी को लाभ तो होता ही है। जो लाभ होता है लाभार्थी है, जो प्रभावित होता है, जो व्यक्ति जिसको कुछ सुख शांति मिलती है, अगर वो अपना बोलेगा तो बोलेगा। लेकिन फिर भी हमारे कुछ साथी सहयोगी समर्थक प्रशंसक नहीं चलेगा। हमें इसको कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पर ला करके आगे बढ़ाना होगा। हमें मीडिया के माध्यम से आगे जाना होगा। बहुत तरह की मीडिया है, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तो आजकल नई नई विधाएं चल पड़ी है, तो उसके सारे आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सरकारें ऐसे करती हैं, बहुत करते अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया भर का सारा प्रयोग लगाते हैं। कभी भी 9 साल में उतना नहीं किया, फिर भी जितना आवश्यक उतना सब करते रहे। लेकिन जब ये सारा करते करते नंदा जी से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं हमको करना चाहिए, इन सब चीजों को इस पुस्तक में संकलित करेंगे तो एक ही समय में एक ही स्थान पर सब चीजें उपलब्ध हो जाए, ऐसा तो प्रयत्न करना चाहिए। मैंने तो नंदा जी कहा कि देखिए आप कर सकते तो करो, मेरे उसका नहीं। और मैं इनकी बहुत इस बात का रक्षा करता हूं, मैं इनका आभारी हूं कि उन्होंने पूरी टीम सबको अलग अलग विषयों पर क्या क्या लेख हो सकते हैं, राजेश कुलजी के साथ, अमित अग्रवाल के साथ, कई अधिकारियों के साथ, फिर जो के खंडेलवाल जी साथ जुड़ गए, तो ऐसी सब टीम में मिलकर के इस पुस्तक को लगाने में 4-6 महीने शायद लग गए। 9 वर्ष पूरे में थे जिस दिन उस दिन की बात थी जी, अक्टूबर 2023 और उसके बाद ये 4 महीने हो गए हैं। तो 4 महीने में संकलन करके और ये आज जो पुस्तक हमारे सामने आई है, इस पुस्तक के आधार पर हम लोगों ने जो इसका सारा संकलन अभी आपके हाथ में तो आई नहीं है, अभी जैसे विमोचन होगा निश्चित रूप से यहाँ शायद प्रकाशक महोदय ने बार इसका लगाया होगा परिषद, उसकी रखी होगी जो भी कुछ सूचना हमारे साथ दे देंगे, तो उसको जरूर हमको पढ़ना चाहिए और पढ़ करके इन सबका उपयोग अपने लिए भी करें, समाज में जहां आवश्यकता वहां करें। और जो खास करके राजनीति से जुड़े लोग हैं जिन्होंने इस समाज परिवर्तन की दिशा में कोई अपनी भूमिका निभानी है, जरूर उसमें कुछ ना कुछ सूत्र ले सकते हैं। उसके आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। 9 वर्ष के काम, उसके बाद होने वाले बदलाव, इसकी उल्लेख जरूर उसमें है। लेकिन एक बात जरूर हम ध्यान करें कि 9 वर्ष से काम कर रहे हैं, ये नहीं मानना चाहिए कि जो करना था सब हो गया। करना बहुत बाकी है सारी लिमिट। इसलिए सारे काम को लगातार जारी रखेंगे और जारी रखने करने में मेरी अपेक्षा है आपसे भी, आप भी इस भूमिका में सहयोग करेंगे और इस सहयोग करने में जो जिसके नाते से कर सकते हैं, मेरा मानना है कि आप सब लोग उसका सहयोग करेंगे मुझे। और राजनीतिक संस्कृति इसमें जो बदलाव लाने की मुहिम मोदी जी ने चलाई है, उस मुहिम के अंदर सब सहभागी बने। इतने सब बात करते हुए पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और विशेष रूप से जिन्होंने आज बहुत मैंने सिर्फ संकेत किया कैसे पुस्तिका स्वीकार किया। और मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि जब भी हरियाणा में जिस भी काम के लिए मैं आपके पास गया हूं, आपने तुरंत उसको स्वीकार किया है और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा तैयार रहे। बहुत उत्साह हमारा बनता है, इसी तरह हमारा सहयोग करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी का। महोदय, आपने हमें यह अवसर दिया है कि हम प्रदेश की 9 वर्षों की अतुलनीय उपलब्धियों पर आसन कर पा रहे हैं। आपका अभिनंदन ही, आभार भी इस बात के लिए। मैं अब प्रार्थना करूंगा माननीय राज्यपाल हरियाणा श्री बंडारू दत्तात्रेय जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय राज्यपाल महोदय। माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी, भारत के उपराष्ट्रपति,
श्री मनोहर लाल जी, मुख्यमंत्री हरियाणा, श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, यूनियन मिनिस्टर, और हमारे रमेश कौशिक जी, एमपी, सैनी जी, एमपी, स्पीकर नामचंद गुप्ता जी, मूलचंद शर्मा जी, मंत्री, देवेंद्र सिंह जी, मंत्री, अमल गुप्ता जी, मंत्री, नायक सिंह सैनी जी, नंबर 52, बनवारी लाल जी, मंत्री, और संजीव कौशल जी, मुख्य सचिव, राजीव शुक्ल जी, मुख्य प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री हरियाणा, मनदीप सिंह बरगा जी, महानिदेशक, सूचना जनसंपर्क भाषा विभाग हरियाणा, श्री R.K. प्रचंडा जी, प्रोफेसर सुशील अभिनव जी, उपस्थित अधिकारीगण, बंधुओं, भाइयों और बहनों, हरियाणा राज्य का सौभाग्य है कि आज हमारे बीच भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष पुस्तक का विमोचन करने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी श्री जगदीप धनखड़ जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का भी हृदय से स्वागत करता हूं। साथ ही सम्मानित मंत्रीगण एवं विधायकगण, सांसदगण, सभी अधिकारीगण, अन्य महानुभावों का भी आभार व्यक्त करता हूं। आज जो पुस्तक विमोचन होने वाला है, अतुल्य 9 वर्ष अतुल्य, किताब तो आपके सामने है, लेकिन इस 9 साल का जो सरकार चलाने वाले आदमी है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी है, उनको मैंने 1991 से मैं पहचानता हूँ, 1991 से देखा हूँ, अभी भी देख रहा हूँ, जैसे थे वैसे ही रहे मनोहर लाल जी। उस समय में एक सामान्य नेता के रूप में थे, लेकिन हरियाणा मुख्यमंत्री के नाते उनका सारे विषयों को, काफी विषय पता है, मैं सारे विषयों को फिर दोहराऊंगा नहीं। ये अतुल्य 9 वर्ष जो है हरियाणा का एक नया इतिहास बनेगा, कि मैं मन से बोलना था। दूसरी बात है, जो सरकार चलाने वाले रहते हैं, सारथी बोलते हैं, जो सारथी जितना अच्छा रहेगा वो रथ उतना अच्छा रहेगा। तो इसलिए आज हरियाणा राज्य देश में बहुत से राज्य हैं, आज मैं खुशी से कह सकता हूं हरियाणा राज्य बहुत क्षेत्रों में अग्रणी राज्यों में एक बनकर है। चाहे वो किसान के बारे में, गरीब के बारे में, मजदूर के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, बहुत नए आयामों को कायम किया है। इसका एक ही जो है मूल मंत्र है
वो मूल मंत्र है पारदर्शी, ट्रांसपेरेंसी। जहां पारदर्शी रहती है, जहां भ्रष्टाचार से मुक्त रहती है, वो सच्चा रहती है, अच्छा रहती है और फायदा भी होती है। तो इसलिए हमारे मनोहर जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति है और अच्छे भी व्यक्ति है और आज सफल मुख्यमंत्री के रूप में आज हरियाणा में ठहरे। मैंने भी जो है इस किताब में लिखा हूं, तो किताब में हरियाणा एक ऐसा नया जो है सपना दिखाया अपने मुख्यमंत्री मनोहर भाई, उसके लिए मैं उनको आभार व्यक्त करता हूं। समाज को एक इंक्लूसिव में आगे बढ़ाना है, तो इसलिए सारे विषय और भी अच्छा है। हरियाणा नए तकनीकी के साथ तो न्यू टेक्नोलॉजी को भी माध्यम से जो है गरीबी को दूर करने के लिए और गरीब से गरीब आदमी को सरकार का जो भी बेनिफिट है वो मिलने के लिए जो व्यवस्था किया है वो बहुत ही सुचारू से है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। जैसे परिवार पहचान पर एक नया होगा, जैसा प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास जो मूलभूत मंत्र बनकर उन्होंने जो आज शासन कर रहे, वैसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी भी उसी आधार पर सबका साथ सबका विकास के आधार पर आज जो है कि 9 वर्ष में गरीब से गरीब आदमी को अंत्योदय का मूल मंत्र से भी उन्होंने डीबीटी के रूप में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसके रूप में सारे लोगों को पेंशन, शिक्षा सुविधाएं घर बैठे जो है मिले हुए व्यवस्था आज सरकार ने बनाई है। उसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। ऐसे नए कल्पना काफी विषय है, मैं ज्यादा समय नहीं, इतना अंत में एक ही कहूंगा। जो पुस्तक अभिनंदन जी ने तो लिखा है, बहुत से अच्छे सारे विषयों को, सरकार के सारे विषयों को और प्रमुख व्यक्तियों के उनसे जो है जो लिखा है उसमें कोई कल्पना नहीं है। There are facts and figures है। तो इसलिए ये सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड होते हैं, वो ट्रैक रिकॉर्ड ही एक पुस्तक है। इसलिए मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को और सारे मंत्रियों को, सारे अधिकारियों को इस अतुलनीय 9 वर्ष में जो योगदान दिया है, सारे उनको मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। तो मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी, आपको मैंने पहले कहा था अच्छे व्यक्ति है, ऐसा ही नहीं है। सारा हरियाणा ही उनका परिवार है, उनका कोई परिवार नहीं है, सारा हरियाणा उनका परिवार। तो इसलिए एक बुक जो है, ये किताब जो है गांव तक पहुंचाना चाहिए। गांव में जितने लोग पढ़ सके उतने लोगों को बढ़वाने की व्यवस्था करना चाहिए। लोगों को पता लगे सरकार कितना काम कर रहा है, इसको आधार करके और आगे बढ़ेंगे ऐसा मैं विश्वास करते हुए और एक बार अग्निहोत्री जी को सारे उनके टीम को भी मैं
बधाई देते हुए समाप्त करता हूँ। और एक बार हमारे भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ जी को और एक बार हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन अपने सरगमों से करके हम सबको कृतार्थ किया है, उसके लिए उनको भी और एक बार उन्हें धन्यवाद देते हुए समाप्त करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय राज्यपाल महोदय का। देव सज्जनों, हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष, एक नए और जीवंत हरियाणा का उदय, इस बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक के विमोचन का समय है। मैं निवेदन करूंगा माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से कि वे अपने करकमलों से हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्षों को समर्पित पुस्तक का विमोचन अपने यहां करने की कृपा करें। आप सबकी गैरमान्य उपस्थिति में ये पुस्तक अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो इन 9 वर्षों में तमाम समाज के हर वर्ग तक अंत्योदय के संकल्प को साकार करने का माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो प्रयास रहा है और जिस पूरी प्रक्रिया के वो ध्वजवाहक रहे हैं और हैं, उसका एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज जो भविष्य के लिए भी एक मार्गदर्शक के रूप में होगा। तो अब समय है इस पुस्तक के विमोचन का। डॉक्टर शमीम शर्मा जो भाषांतर संपादक की बहुत आभार माननीय राष्ट्रपति महोदय का उनके स्नेह के लिए, उनके इस कृपा के लिए। और आपको ये बता दें, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस तरह से उल्लेख भी किया था, ये अंग्रेजी और हिंदी में इसका प्रकाशन हुआ है और ये दोनों भाषाओं की प्रतियां जो है बाहर 2 स्टॉल बने हुए हैं जहां ये उपलब्ध होंगी। वैसे हिंदी की जो हिंदी प्रति का मूल्य है 850 रुपए का, अंग्रेजी का मूल्य 895 रुपए का। आज कार्यक्रम के बाद आप जब जाएं तो उसे जरूर देखें। आज के लिए विशेष 400 रुपए में ये पुस्तक जो है आप सबके लिए उपलब्ध होगी प्रकाशक की तरफ से। तो आप जरूर इसे अपने संग्रह पुस्तकों का जो आपका संग्रह होगा, पुस्तकालय होगा, उसका हिस्सा बनाएं। बहुत बहुत आभार माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का उनके स्नेह के लिए, उनकी कृपा के लिए। देव सज्जनों, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का हरियाणा प्रदेश को और प्रदेश के वासियों को सदैव बहुत अपनत्व मिलता है, स्नेह मिलता है। और अब मैं निवेदन करूंगा माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से कि वे इस अवसर पर एक बार पुनः आज हम सबके बीच जो उनकी गरिमामय उपस्थिति है अपने संबोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय। नमस्कार। कहा गया है कि इतने हिस्सों में बट गया मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ कह दिया। ये निर्णय आसान नहीं था। जिस पद पर मैं हूं, उस पद पर एक किताब का विमोचन करना, कहीं से भी कोई टिप्पणी आ सकती है। बहुत चिंतन के पश्चात और किताब का अध्ययन करने के पश्चात मैंने सोचा मुझे जाना चाहिए। पर निमंत्रण स्वीकार करने में मैंने 1 सेकंड नहीं लगाई। मुझे यह नहीं पता था पुस्तक में क्या है, मुझे पता था हालात क्या हैं, बदलाव क्या हुआ है, जमीनी हकीकत क्या है, और मैंने अंदाजा लगाया कि पुस्तक में वही होगा, वही है। श्री बंडारू दत्तात्रेय, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ हरियाणा, he has let out a secret today. He knows the Honorable Chief Minister for more than 3 decades. 1991 से। श्री मनोहर लाल खट्टर जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा,
7 फेरे तो लिए नहीं, 7 वचन भी नहीं लिए, पर 7 सिद्धांत बता दिए। और वे सातों के सातों सिद्धांत सात्विक हैं और प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए अति आवश्यक हैं। मुझे 2013 के अंत में किसी ने पूछा, हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? ये नाम किसी को नहीं पता था और मैं भविष्यवाणी नहीं करता। चुनाव चल रहा था 2014 के बाद। मैंने कहा, मनोहर लाल जी खट्टर जी के चांस मुझे कुछ ज्यादा लगते हैं। तो एक ने कहा कि आपको ये कैसे पता? मैंने कहा, चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर सिर्फ उनको ही दे रखा है और किसी को नहीं दे रखा। मेरा इनसे परिचय लंबा है और गहराई का है, पर इन्होंने जो हरियाणा में किया काम आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। और सबसे बड़ी जो उपलब्धि है कि हरियाणा प्रांत आज के दिन देश में रोल मॉडल है फॉर ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, ऑनेस्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इसका एक दृष्टिकोण भी देखिए आप। बहुत मुश्किल है मोह को त्यागना। हमें नहीं पता अगले पल क्या होगा, पर हम वर्षों की तैयारी करते रहते हैं। बट फॉर हिम द प्रिंसिपल इज ऑल फॉर द स्टेट, ऑल फॉर द पीपल एंड नथिंग फॉर हिमसेल्फ। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। श्री राजेश खुल्लर, आपको थोड़ा अजीब लगा होगा कि इन्होंने अपने भाषण को बिल्कुल अनऑर्थोडॉक्स रखा। आई ग्रेटली कमेंड इट। आज के दिन आवश्यकता है टू बी ब्रूटली फ्रैंक, टू पुट अक्रॉस योर पॉइंट सो दैट इट परमिएट्स। इनकी शिक्षा दीक्षा देश में भी हुई है, विदेश में भी हुई है। दुनिया की प्रेस्टिजियस हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में हुई है। आई नो हिम फॉर लॉन्ग, आई हैव बेनिफिटेड फ्रॉम हिज काउंसिल। जिस तरीके से इन्होंने कहा है, मैंने निश्चय किया है कि संसद टीवी पर, ऑफ विच आई एम द चेयरमैन, इनका एक बहुत अच्छा उद्बोधन हम तैयार करेंगे सो दैट पीपल कैन टू नो अबाउट इट। आज के दिन एग्जीक्यूट करना बहुत आसान है। कंसेप्ट इज डिफिकल्ट, आइडिया इज डिफिकल्ट। आदमी प्रोडक्ट से मोटिवेट नहीं होता है। द पर्सन इज इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड, एनर्जाइज्ड बाय ए कंसेप्ट। जैसे राष्ट्र भावना आनी चाहिए, फिर तो आ जाएगी, एक बार जागृत कर दोगे तो इन्होंने कहा कि मैंने समय को ज्यादा लिया है। एक्चुअली इन्होंने समय ज्यादा लेने के बाद कहा मैंने समय ज्यादा लिया है। यह अधिकारियों की बहुत बड़ी काबिलियत भी है और इसकी ट्रेनिंग कई जगह दी जाती है, पर मसूरी में खास तरीके से दी जाती है। वहां का वेदर काफी अच्छा है। श्री आर.के. पंचनंदा जी, इन्होंने मेरे से कोई पहल नहीं की धर्मवीर जी, मैंने पहल की इनसे जान पहचान करने की, और वो विचित्र कहानी है। मुझे पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया, तो वहां जाकर मैंने देखा किसी ऐसे आदमी को ढूंढो जिसको पश्चिम बंगाल की ज्यादा जानकारी हो। तो पता लगा ये वो कमिश्नर कलकत्ता रह चुके हैं पुलिस के। तो मैंने फोन किया, तो आई थॉट ही मस्ट हैव रिटायर्ड, ही मस्ट बी समवेयर। पता लगा ही इज इन हार्नेस, फंक्शनली इन सम पोजीशन।
तब से मेरा परिचय, मुलाकात भी होती रहती है। इनको जब देखता हूं तो मुझे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी ममता जी भी याद आ जाती हैं, जिनसे मेरे संबंध बहुत अच्छे रहे। कुलदीप अग्निहोत्री जी, जम्मू एंड कश्मीर स्टडी सेंटर से मेरा काफी लगाव रहा है, तो मैं इनकी गहराई को जानता हूं। पर अग्निहोत्री जी ने जो आज अग्नि अपने को दिखाई है, उसका ताप हम सबको महसूस होगा, एंड इट विल हेल्प ऑल ऑफ अस। पर जब इन्होंने किताब के बारे में कुछ कहा है तो मैं समझता हूं कि सामान्य पाठक जिसने किताब पढ़ी नहीं है, वो बेहिचक इस किताब के लिए अपना समय दे सकता है। ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पावर एंड हैवी इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, आपका जन्मदिन कल है। ऑनरेबल ऑडियंस, by virtue of being Vice President and Chairman of राज्यसभा, मतलब मुझे राज्यसभा के सदस्यों की उपस्थिति को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना मौसम में बदलाव सोमवार को ही आ जाएगा। We have General D.P. Watts, a very disciplined member. इसका मतलब ये नहीं कि जिनके बारे में डिसिप्लिन नहीं को वो डिसिप्लिन नहीं है, दे आर। कार्तिकेय शर्मा जी, देन श्री किशन पवार जी, राज्यसभा से हैं नायब सिंह सैनी जी, श्री रमेश कौशिक जी। मेरी राजनीतिक यात्रा में जब मैंने राजनीति पर शुरुआत की दहलीज रखी उस जगह, उसमें जिस व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा वो आज के दिन सांसद हैं धर्मवीर जी। इनके क्षेत्र से मैं निकला, इनकी आवभगत देखी, इनसे इंस्पिरेशन लिया और बहुत पुराना नाता है। श्री कमल गुप्ता जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज ऑफ हरियाणा, श्री मूलचंद शर्मा जी, ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, श्री देवेंद्र सिंह बबली जिनकी हाइट 6 फुट से ऊपर है, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट डेवलपमेंट पंचायत, श्री बनवारी लाल जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन ऑफ हरियाणा। इनको ज्यादा खुशी होनी चाहिए कि देश में पहली बार कोऑपरेशन का अलग विभाग बना है, माननीय अमित शाह जी उसके मंत्री हैं। मैं स्वयं विधायक रह चुका हूं और विधायक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, आप भी रह चुके हैं तभी से। श्री नरेंद्र गुप्ता जी, एमएलए फरीदाबाद, श्रीमती सीमा तिरखा जी, एमएलए बडकल, श्री संजय सिंह, एमएलए सोना। सब नाम लेने के बाद भी मैंने बहुत बड़ी गलतियां की होंगी, कुछ के नाम नहीं ले पाया हूं। तो जैसे हम बजट पास करते इसमें कहते हैं कि बाकी सबको बुलेटिन कर दो और टेकन टू बी पास्ड और द स्पीच टू बी रेड। डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी एंड वेरी डिस्टिंग्विश्ड ऑडियंस, जब मैंने खट्टर जी को हां भर दी तो मुझे बताया गया कि उपराष्ट्रपति जो मेरे से पहले थे, जो राष्ट्रपति भी बने, मैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी की बात कर रहा हूं, उन्होंने एक पुस्तक का विमोचन कर दिया और बड़ा भारी विवाद हो गया। और उस समय वर्तमान विदेश मंत्री उनके कार्यालय में थे। तो मैंने पद ग्रहण करते ही राय मांगी कि मुझे पुस्तक विमोचन के बारे में क्या करना चाहिए। तो बताया गया कि थंब रूल यह है कि नहीं करना चाहिए और आपको किताब रिसीव करनी चाहिए, उसमें खतरा कम है। पर जिंदगी में कुछ खतरे मोल ले लेना चाहिए, मैंने ले लिया। हरियाणा की भूमि पर आया हूं, राम राम कहना मेरा फर्ज बनता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 2023 को जब 5
शताब्दी का पीड़ा हमारी खत्म हुई, रामलला का अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब उन्होंने कहा राम आग नहीं ऊर्जा है, राम विवाद नहीं समाधान है, राम सबके हैं। तो राम राम कहना बनता है। और ये कहते हुए मुझे आपको एक शुभ सूचना भी दे देनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं। सूचना उन्होंने मुझे दी है। मैंने कहा कि आप राजनीति में हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, आपको ही ये सबको बताना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं बोल चुका हूं, आप बताइए। तो राम जी की कृपा इतनी जबरदस्त हुई कि श्री L.K. आडवाणी जी को भारत सरकार ने भारत रत्न दे दिया है। हरियाणा का नाम आते ही कृषि हो, रक्षा हो, खेल हो, हर जगह हरियाणा का परचम लहरा रहा है। मुझे कुरुक्षेत्र बुलाया गया, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हुआ। वहां जाकर भी मुझे लगा, और 22 जनवरी को भी मुझे महसूस हुआ, और मैंने प्रतिक्रिया भी दी। भारत के संविधान का निर्माण करने वाले लोग बहुत बुद्धिमान थे। जब उन्होंने संविधान के प्रति पर दस्तखत किए, उस मूल संविधान के अंदर 22 चित्र हैं। उसमें जिसको भाग 3 कहते हैं, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, उसमें राम, लक्ष्मण और सीता हैं, और वो अयोध्या आ रहे हैं। कहने का मतलब देखिए उनका सोच कितना गहरा था कि 22 चित्रों में उन्होंने 5000 साल की हमारी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया, और सीता, राम, लक्ष्मण का अयोध्या वापस आते हुए दिखा। और 22 जनवरी को यह बहुत महत्वपूर्ण हो गया। जब मैं कुरुक्षेत्र गया तो फिर मैंने भारतीय संविधान की ओर देखा, और पता लगा कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो भाग 4 है, उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। आज के दिन उभरते हुए भारत को आप देखेंगे तो जो परिकल्पना हमारी सांस्कृतिक विरासत में है, वो पूरी तरह झलक रही है। और भारत का अमृत काल आज गौरव काल है, ये हमारा कर्तव्य काल है, और ये वो कालखंड है जिसमें भारत की वो मजबूत नींव भरी जा रही है, जो ये सुनिश्चित करेगी कि 2047 का भारत, जब भारत आजादी के 100 वर्ष मना रहा होगा, विकसित भारत होगा और सबसे ऊपर होगा दुनिया में। हरियाणा ने एक कर दिखाया है, हरियाणा ने एक रास्ता दिखाया है। एक साधारण व्यक्ति बीमार होता है, उसका इलाज करना बहुत ठीक आसान होता है, बट व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल इलनेस एंड द डिजीज इज कैंसरस, तो इलाज करना बहुत मुश्किल है। और ये सबसे बड़ी बात तब थी जब आम बालक और बालिका को लगता था कि नौकरी मुझे सही रास्ते से नहीं मिलेगी, नौकरी मुझे मेरी मेरिट पर, योग्यता पर नहीं मिलेगी, नौकरी के लिए मुझे और दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। इट इज सूदिंग टू नोट ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट विच वॉज वेरी डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल, क्योंकि ऐसा भारत काम करने से पहले सबसे पहले वो लोग आपको चुनौती देते हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं। आपके सामने एक प्रश्न खड़ा करते हैं कि सत्ता में क्यों आए हो, दशकों की संस्कृति क्यों बदल रहे हो, दोबारा चुनाव जीतकर नहीं आना है क्या, अपने लोगों को नौकरी नहीं देंगे तो हमें सपोर्ट कौन करेगा। बहुत बड़ी चुनौती है, परिवार में चुनौती है, समाज में चुनौती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनौती है। इसे अलग हटना आसान नहीं था, पर जिस व्यक्तित्व ने पूरे हरियाणा को अपना परिवार माना, ये कर दिखा दिया, और यह संकेत हरियाणा में नहीं पूरे देश में गया है।
आज के दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री की पहचान एक है और बहुत सी है, पर यह सबसे ज्यादा है कि अचानक अपॉइंटमेंट लेटर किसी के घर पहुंच जाता है और वो अचंभित हो जाता है कि मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था जो हो रहा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं भारत कितना बदल गया है 10 साल में। बदलाव के कुछ मुख्य कारण होते हैं, मुख्य बिंदु होते हैं। पहला, भ्रष्टाचार का कितना बड़ा बोलबाला था पूरे देश में। यदि अगर 10 साल से पहले का कालखंड देखेंगे, भारत 2 बातों के लिए खबरों में रहता था, स्कैम्स और दूसरा कि दुनिया की नजर में हमारी अर्थव्यवस्था अत्यंत चिंताजनक थी। कहा जाता था कि भारत फ्रेजाइल 5 है। उन 5 देशों में भारत की गिनती होती थी जो दुनिया पर बोझ थे, बड़ी भारी चिंता के कारण थे। और हम कहां से कहां आ गए। आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी महाशक्ति हैं। हमने कनाडा को पीछे छोड़ा, हमने इंग्लैंड को पीछे छोड़ा, हमने फ्रांस को पीछे छोड़ा और आने वाले 2 साल में 3 साल में भारत दुनिया की 3री बड़ी महाशक्ति होगा। जापान और जर्मनी पीछे रहेंगे। इसका मतलब है कि करप्शन ईट्स इनटू डेवलपमेंट। करप्शन इज एंटीथेटिकल टू मेरिटोक्रेसी। एक ऐसा समय था कि बिना लाइजन एजेंट्स के, मिडलमैन के कोई काम सरकार में संभव ही नहीं था। और पावर कॉरिडोर्स वर इन्फेस्टेड with corrupt elements, liaison elements. They leveraged decision making through extra legal means. आज के दिन कहते हैं ना, गधे के सिर पर से सींग गायब हो गए। ये मिडलमैन बिल्कुल गायब हो चुके हैं, पावर कॉरिडोर्स में सैनिटाइज्ड। तो आज के दिन हमारे यंग माइंड्स को, बॉयज एंड गर्ल्स को कितना बड़ा इकोसिस्टम मिल रहा है कि दे विल कॉम्पीट इन अ सिस्टम जहां करप्शन बिल्कुल नहीं है। विकास की दूसरी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज क्या है कि क्या कानून के सामने सब बराबर है। इक्वलिटी बिफोर लॉ। वी कैन नॉट थिंक ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू सर्वाइविंग इन अ कंट्री जहां इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं है। पर हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि यह बात तो हाल के कालखंड में खत्म हुई है। वरना कुछ लोग सोचते थे कि कानून हमारा क्या कर लेगा, हम तो कानून से ऊपर हैं, कानून हमारी मुट्ठी में है, कानून का शिकंजा हमारे गले तक आ ही नहीं सकता, कानून हमारे घर पर दस्तक दे ही नहीं सकता। दे आर टेकन देमसेल्व्स की वी आर फुली इम्यूनाइज्ड फ्रॉम रेथ ऑफ लॉ। अब यह बदल गया है। कानून का सामना सबको करना पड़ेगा। कानून का शिकंजा उसके घर जरूर पहुंचेगा, उसके गर्दन तक अवश्य पहुंचेगा जिसने कानून की अवहेलना की है। और हाल के घटनाक्रम ने दिखा दिया है कि जमीनी हकीकत है। इससे हमारे यंग माइंड्स का मनोबल बढ़ा है कि हम कानून में बराबर हैं। वरना कितना अजीब लगता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम कानून से ऊपर हैं, मेजॉरिटी देखती है कि ये कौन है। तीसरा, गुड गवर्नेंस हो गई, अच्छी पॉलिसीज हो गई, पर क्या हम डिलीवर कर पा रहे हैं। खुल्लर साहब का यह था, यू मस्ट थिंक, मस्ट हैव अ ग्रेट आइडिया, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, बट डोंट अलाउ द आइडिया टू बी पार्क्ड इन योर माइंड। अ गुड आइडिया पार्क्ड इन द माइंड ऑफ अ ब्रिलियंट माइंड इज द ग्रेटेस्ट डिससर्विस टू ह्यूमैनिटी। आज के दिन ये एग्जीक्यूट हो रहा है। किसने सोचा था कि राम मंदिर बनेगा। 5 शताब्दी की पीड़ा हमारे मन को कितना परेशान करती थी, पर 22 जनवरी को फलीभूत हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इट हैज बीन ब्रॉट अबाउट बाय राइटियसनेस एंड एज पर रूल ऑफ लॉ। कानून के अनुसार हुआ है और दुनिया को एक रास्ता दिखाने वाला हुआ है। किसी ने नहीं सोचा था कि आर्टिकल 370 या आर्टिकल 35 कैपिटल ए हमको कब तक परेशान करते रहेंगे। ये टेम्पररी आर्टिकल भारत के संविधान में कब तक रहेगा।
1963 की बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से पूछा गया कि आर्टिकल हमको बहुत परेशान कर रहा है, ये कब खत्म होगा। उन्होंने अंदाजा लगाया और कह दिया, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है, घिसते घिसते घिस जाएगा। 1963 में हमें कितना घिसा दिया, कितना परेशान कर दिया। द कंट्री वॉज वर्चुअली ब्लेड टू डेथ। आज के दिन हालात पूरे बदल गए हैं। चंद फैमिलीज, अ ग्रुप ऑफ पीपल वर कंट्रोलिंग द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और बाकी लोग तरस रहे थे। आज जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। लोगों को विश्वास नहीं होता है कि भारत में क्या हो रहा है। अब लोगों को होने लग गया। जब चारों तरफ आंख फैलाते हैं तो क्या कहते हैं। मैं 1989 में लोकसभा का सदस्य था, केंद्र में मंत्री था। मैंने देखा है कश्मीर में जाकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ क्या सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा था जैसे शमशान हो। और अब देखिए कितने लाखों वहां पर टूरिस्ट गए हुए हैं, कितना विकास हो रहा है। मैंने वो दिन देखे हैं केंद्रीय मंत्री की हैसियत से, आई वॉज अ जूनियर मिनिस्टर, कि सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश का सोना हवाई जहाज से फिजिकली उठाया गया, स्विट्जरलैंड के 2 बैंकों के अंदर गिरवी रखा गया, ताकि हमारी आर्थिक स्थिति को कायम रख सकें। वी कैन सस्टेन आवर फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी इन द ग्लोबल सिनेरियो। क्योंकि तब $1 बिलियन के बीच में, 1 और 2 के बीच में हमारा फॉरेन एक्सचेंज झटके खा रहा था। नाउ इट इज मोर देन 600 बिलियन एंड वी आर गोइंग स्ट्रॉन्ग। वर्ल्ड बैंक जो पहले कहता था और अपने पड़ोसी देशों को आज भी कहता है कि आप सुधारो, वो सब दुनिया को कहता है कि भारत इज अ रोल मॉडल। भारत की विकास दर दुनिया के लार्ज इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा प्रगति पर है, चीन से ज्यादा प्रगति पर है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड क्या कहता है कि इंडिया इज अ फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। खुल्लर साहब वर्ल्ड बैंक में रहे हुए हैं, इनको पूरी दुनिया का ज्ञान है। इनके कुछ विचार जो आपको थोड़े से लगे होंगे अजीब, अजीब नहीं है, दे आर नेसेसरी। यू कैन डू नथिंग अबाउट इट एक्सेप्ट टू फॉलो देम। कोई भी काम एडॉक तरीके से नहीं हो सकता, कोई भी काम एक व्यक्ति की चाह पर नहीं हो सकता। बिग वर्क हैज टू बी एग्जीक्यूटेड इन अ सिस्टमिक मैनर। देयर हैज टू बी अ सिस्टम इन प्लेस। मेरे कहने का अर्थ यह है कि भारत पूरी तरह से बदल गया है। मैं पिछले 5-6 महीने की बात करूं या 1 साल की करूं तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हम 23 अगस्त को क्यों याद करते हैं? बिकॉज इट इज स्पेस डे। ऑन 23 अगस्त 2023 चंद्रयान 3 लैंडेड ऑन मून, और चांद के उस हिस्से के ऊपर चंद्रयान 3 लैंड किया। कोई देश आज तक वहां लैंड नहीं कर पाया है। तिरंगा और शिव शक्ति पॉइंट चंद्रमा की भूमि पर अंकित हो गए। ये इसरो की करामात है। अमेरिका का सैटेलाइट हो, यूके का सैटेलाइट हो, सिंगापुर का सैटेलाइट हो, इसरो आसमान में उनको प्रोजेक्ट कर रहा है। दैट इज आवर अचीवमेंट। कुछ लोग चर्चा करते हैं, पर उनको सोचना चाहिए कि जो विक्रांत पुराना था, नया विक्रांत भारत में बना है। गत वर्ष ही उसको समुद्र में उतारा है। तेजस विमान यहां बना है, हेलीकॉप्टर यहां बनते हैं। इतनी बड़ी विकास जब यात्रा हो रही है देश में, और हरियाणा अग्रणी है इस मामले के अंदर, तो मेरा खास तौर से आपसे अनुरोध है कि कुछ लोग, भ्रमित लोग, जिनकी पाचन शक्ति कमजोर है, जब भारतीयता का मामला आता है, राष्ट्र भावना से वो ओतप्रोत नहीं है। वो हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारे इंस्टीट्यूशंस को टेंट करना चाहते हैं, टार्निश करना चाहते हैं, डिमीन करना चाहते हैं, देश में बाहर भी। आज के दिन किसी भी भारतीय को चुप रहने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के तत्वों पर कुठाराघात होना ही चाहिए। भारतीयता हमारी पहचान है, हम भारतीय हैं। वी आर प्राउड इंडियंस। वी टेक प्राइड इन आवर हिस्टोरिक एक्सपोनेंशियल फिनोमिनल ग्रोथ।
मतलब आप देखिए कि विकास में कितना जबरदस्त हो रहा है। सोचते थे कि ऐसी सड़कें हमारे होंगी, दुनिया सोचती है कि भारत जैसी सड़कें हमारी होंगी, आज उल्टा है। लुक एट आवर एयरपोर्ट्स, लुक एट आवर रेलवे स्टेशंस, लुक एट आवर कन्वेंशन सेंटर्स। यशोभूमि एक ऐसी जगह है जहां आप 3000 से ज्यादा कार पार्क कर सकते हो और बड़ा से बड़ा कार्यक्रम कर सकते हो। वो कार्यक्रम करने के लिए पहले अपने लोगों को विदेश आना पड़ता था, क्योंकि यहां व्यवस्था नहीं थी। और जहां तक ह्यूमन रिसोर्स की बात है, दुनिया की आबादी, आधी आबादी को आप अलग रखोगे, अलग थलग रखोगे तो प्रगति नहीं हो सकती। हरियाणा बिकेम अ रोल मॉडल स्टेट अंडर मनोहर लाल जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकाष्ठा पर चला गया। वो सितंबर 20-21 2 दिन पार्लियामेंट के अंदर डिबेट हुई। अब महिलाओं को लोकसभा में और विधानसभाओं में 1/3 रिजर्वेशन मिला है। वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है। कहने का अर्थ यह है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का जो कोटा है उसमें भी 1/3 महिलाएं होंगी। आप अंदाजा लगाइए, सोच लगाइए कि हरियाणा विधानसभा के अंदर 1/3 महिलाएं तो निश्चित रूप से होंगी और 1/3 से ज्यादा भी होंगी, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में भी लड़ सकती है। यही हाल देश की लोकसभा का होगा। ये इतना बड़ा बदलाव आया है, दुनिया आश्चर्यचकित होगी। 26 जनवरी को तो नजारा देखा, नारी शक्ति का कितना बड़ा प्रदर्शन था। आर्मी, डिफेंस, नेवी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, पायलट्स, जबरदस्त था। लोग दंग रह गए बिल्कुल ही कि इनमें कोई प्रतिभा की कमी नहीं है, ये ऊपर आ रही है। और यही कारण है कि इसकी शुरुआत करनी पड़ती है। ये बहुत सोची समझी रणनीति है, दूरदर्शिता है कि जब प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि चूल्हा है, फूकनी है, आंखों में आंसू हैं माताओं, बहनों, दादी, नानी के, तो उन्होंने 10 लाख से ज्यादा गैस कनेक्शन फ्री दिए। 10 करोड़। आज के दिन 10 कहते ही करोड़ ही मान लेना चाहिए, क्योंकि हमने वो जमाना देखा है। रणवीर जी आपको याद होगा, 50 गैस कनेक्शन मिलते थे एमपी को, वो अपने आप को बादशाह मानता था कि एक साल में मैं 50 गैस कनेक्शन दे रहा हूं। ये 10 करोड़ कनेक्शन नहीं है, ये फ्री है। कनेक्शन हर जगह है। आज के दिन सोच क्या है कि हर घर शौचालय। सोचते हुए डर लगता है कि 140 करोड़ की आबादी में क्या ये संभव हो पाएगा। ये हो गया है। हर घर नल होना, नल में जल होना, ये सोचा था। अब वो मापदंड नहीं रहा कि कितने विलेजेज इलेक्ट्रीफाइड है, मापदंड है कितने घर इलेक्ट्रीफाइड है। कुछ इंडस्ट्री तो बिल्कुल खत्म होगी, जैसे बिचौलिए खत्म हो गए थे, मिडलमैन। उसी तरीके से हम कहते थे भाई जनरेटर ले लो, इन्वर्टर ले लो। अब वो डिक्लाइनिंग है, क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव है। इतने बड़े बदलाव के अंदर हरियाणा जैसी भूमि, जिनके युवकों ने, युवतियों ने देश में स्पोर्ट्स में डंका बजा रखा है। पिछले महीने मेरे से हरियाणा के अखाड़ा के कुछ लोग मिलने आए, मैं दंग रह गया। उनका कितना इतिहास है, कितने सार्थक काम कर रहे हैं। कहते हैं ना कि युवकों में, युवतियों में आज के दिन जो प्रवृत्ति आई है ड्रग्स की, दैट इज द मोस्ट इंपैक्टफुल मैकेनिज्म जो अखाड़े हमारे काम कर रहे हैं। हरियाणा के अखाड़ों में हमें और विश्वास करना चाहिए, सर्जन करना चाहिए। उनके जो गुरुजन आए, मेरे से चर्चा की, तो मैंने वैसे ही किया जो आज इस कार्यक्रम में कर रहा हूं। मुझे कहा गया वी आर आउट ऑफ टाइम। मैंने कहा वी आर नेवर आउट ऑफ टाइम व्हेन द टाइम इज बीइंग वेल यूटिलाइज्ड। क्यों मैंने हमारी संस्कृति देखिए, खाप की पृष्ठभूमि में जाइए। खाप सकारात्मक है, गहराई का सोच है। अपने इन चीजों का असेसमेंट इक्की दुखी घटनाओं से नहीं कर सकते, और ये हरियाणा की खासियत है।
मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने धन्ना जाट भगत के कार्यक्रम में मुझे बुलाया और राजस्थान में जहां वो जन्मे थे वो लोग जाग गए। उन्होंने कहा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बाजी मार ली, अब आप हमारे आइए। मैं वहां गया और वहां बैरवा जाति के एक व्यक्ति ने मुझे रिसीव किया और दोबारा मिलने आया कि मैं राजस्थान का उप मुख्यमंत्री हूं। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूं। तो चंडीगढ़ के अंदर हुई। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का चांसलर हूं, तो मैंने सबको कहा कि भाई आप इस यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र हैं, जिसको अपने एल्यूमिनाई एसोसिएशन कहते हैं अंग्रेजी में, आप कुछ योगदान कीजिए। और सबसे बड़ा योगदान अपने क्या मानते हैं कि आर्थिक योगदान तो कीजिए। मेरे हिसाब से आर्थिक योगदान महत्वपूर्ण है पर सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अग्निहोत्री जी बता देंगे सर्वश्रेष्ठ है आप दर्शन दीजिए, आप ज्ञान दीजिए, आप जुड़े रहिए। तो एक व्यक्ति ने 3.5 करोड़ रुपए दिए। वो जाने लगे तो उनको बुलाया गया कि आपको एक मेमेंटो देना है। तो उन्होंने कहा मेरे लिए है क्या? मैंने कहा मान्यवर देश बदल चुका है। देश के 4 ऐसे मुख्यमंत्री हैं आज के दिन जिन्होंने पूछा क्या मुझे बनाया जा रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी, यादव साहब मध्य प्रदेश के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर। कहने का मतलब आज के दिन एक ही चीज है, योर मेरिट नॉट योर फैमिली। और हमारी संस्कृति भी यही कहती है कि हमारे लिए तो पूरा विश्व एक कुटुंब है। आई डोंट वॉन्ट टू बी आउट ऑफ टाइम विच आई एम ऑलरेडी। जब मैं गाड़ी में बैठा तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि आप लंच कहां करोगे? मैंने कहा मुझे पता नहीं। मैंने कहा वहां पहुंचते ही सूरजखंड मेले का तू फायदा उठा, लगातार अटेंड करती रहती है मेले को। मेरा लंच कहां होगा मुझे नहीं पता, कि कार्यक्रम कितना लंबा चलेगा मुझे नहीं पता। तो बोले आपका तो प्रोटोकॉल बहुत स्ट्रिक्ट है। मैंने कहा जो प्रोटोकॉल है तो उसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं। पहला एक्सेप्शन इस किताब का विमोचन कर रहा हूं। दूसरा, इस किताब के ऊपर जिन जिन महानुभावों ने कुछ लिखा है वो पढ़कर आया हूं मैं, क्योंकि पहले प्रतिलिपि मंगा लेते हैं। फिर जिन्होंने लिखा है अंदर मैं पूरा पढ़ नहीं पाया हूं अब तक, पर मैंने देखा किस किस ने क्या लिखा है। Ladies and gentlemen, it's a great occasion for our nation, particularly for state of Haryana. बहुत promising state है। Gurgaon is showcasing India to world. भारत is home to 1/6 of humanity. और corporate world के लिए गुरुग्राम is a match to Mumbai. ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में, ऐसे राज्य के शासन के बारे में जहां का किसान और जवान हमें हमेशा हमारा सर ऊंचा रखने के लिए आदर्शवादी है। मुझे लगता है मैं सही जगह पर आया हूं, सही समय पर आया हूं। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है यही समय है और ये सही समय है। ये भारत का समय है और ये समय हमारे हर नवयुग और नवयुवती के लिए प्रतिभा दिखाने का समय है। लेट अस हेल्प देम। आई विश यू ऑल वेल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का उनके स्नेह ये अपनत्व भरे बोलने के लिए, उनके मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा के लिए मैं निवेदन करूंगा माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी से कि वे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को एक शॉल भेंट करके उनका इस अवसर पर अभिनंदन करें। ये पारंपरिक शॉल है जो बहुत स्नेह से हमारी उन परंपराओं और विरासत के प्रतिनिधि जो बुनकर हैं उन्होंने वो बुनते हैं, जो तैयार करते हैं। और यही पारंपरिक शॉल देवियों सचिन और आप सबकी कैपिटल ध्वनि के साथ माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को उनका आभार भी इस रूप में, उनका अभिनंदन भी इस रूप में, उनका जो स्नेह है अपनत्व है हरियाणा के साथ। और मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से
आदरणीय मनोहर लाल जी से कि वे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को एक स्तुति चिन्ह भेंट कर उनका आभार व्यक्त करें। दिव्य सज्जनों, अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर का ये सुंदर प्रतिरूप है जिसको पूरी दुनिया देखकर अभिभूत है। ऐसा प्रतिरूप भगवान श्री राम के इस मंदिर का जो अयोध्या में स्थित है, आप सबके कर्तव्यों के साथ ये स्तुति चिन्ह आभार स्वरूप माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को बहुत बहुत आभार उनका निवेदन स्थान ग्रहण करने के लिए। और डॉक्टर शमीम शर्मा जो भाषांतर संपादक हैं हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष पुस्तक की, मैं उनसे निवेदन करूंगा वे धन्यवाद ज्ञापन के लिए बधाई। राम राम सबको घड़ी घड़ी राम राम। अभिनंदन करती हूँ एक एक जन की उपस्थिति को और आभार भी व्यक्त करती हूँ। आज आप देख रहे हैं मंच रोशन है चमकते हुए दियों की कतार से और मंच को मान दे रहे हैं महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय जो हालात से घबराते नहीं, हालात ही बदल देते हैं। ये उस दिए के समान है जो बेबाक कहता है खिलाफ रहेंगी हवाएं तो जलने का मजा है, खिलाफ रहेंगी हवाएं तो जलने का मजा है, दिया हूं किसी की दया का मोहताज नहीं हूं। माननीय राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी के व्यक्तित्व की आभा स्वयं चमकती हुई रोशनी है और ये उस दिए की तरह कहते हैं जलूंगा तभी दिखूंगा दुनिया की आंख में, जलूंगा तभी दिखूंगा दुनिया की आंख में, मैं दिया हूं बस इतना ही सिखा सकता हूं। और हाजरीन, हरियाणा के बहुमुखी चहुमुखी विकास के रचयिता हमने तो पन्नों पे लिखा है उस विकास को, 48-49 लेखकों ने किताब में पन्नों पे लिखा है। मुख्यमंत्री महोदय ने तो सड़कों पर, स्कूलों में, कॉलेजों में, हॉस्पिटल में कोई कोड़ा ही नहीं छोड़ा जहाँ विकास की इबारत में। हमें लिखने में 4 महीने लगे, मान्यवर आपने 9 साल अपने जीवन का जर्रा जर्रा कण कण इस राज्य को सौंप दिया है। कितना आभार देता हूँ आपके प्रति। ये उस दिए के समान है जो ये कहता है चिराग जल रहा है जिद से एक मोहब्बत का दिया, ध्यान चाहती हूँ, जल रहा है जिद से एक मोहब्बत का चिराग जो नफरत की आंधियों से कभी बुझ नहीं सकता। और मुझे बहुत संतुष्टि है कि मेरे राज्य में महिलाओं का इतना आरक्षण है। प्रधानमंत्री महोदय ने लोकसभा राज्यसभा तमाम स्थानों पर आरक्षण दे दिया और अंत में एक महिला को यहाँ पर आकर के मुख्यमंत्री महोदय ने मेरा भी मान बढ़ाया है। तो महिला होने के नाते मैं कहना चाहती हूँ कि आपने बेटियों का बहुत मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, पहचान बढ़ाई और उनको जीने का वरदान दिया। आज 942 का आंकड़ा हमारा हो गया है। मुख्यमंत्री जी की सोच ने नारियों की पुरानी सोच को बदल डाला और तभी तुम सीना ठोक के कहते हैं हमारी छोरियां छोड़ा तक कम है के। जैसा कि सब जानते हैं हरियाणा के विकास का नया सफर आज से 9 साल पहले शुरू हुआ था, जिसकी अलग जगाई मनोहर लाल जी ने। ये ऊंची कुर्सी पाने के लिए कभी उचक कर लड़ाई नहीं हुई, बल्कि इनके गुणों की उच्चता ने इन्हें ऊंची कुर्सी पर आसीन किया। और इस चमकदार सफलता और साधना के बीच संघर्ष की कितनी ही पगडंडियां, असफलता की कितनी ही सीढ़ियां, मंजिल से कितनी बार दूरियां सह एक सबक सीख, नया अनुभव ले, कठिनाइयों को पार कर स्वयं को सहेज पूरे प्रदेश को सहेजने के लायक बनता। यह महज एक दिन का चमत्कार नहीं है, परिवारवाद से मिला उपहार भी नहीं है, पिता के बाद पुत्र की ताजपोशी जैसा सहज सामान्य काम नहीं है। सत्ता का यह मनोहर शीर्ष न वंशवाद का मीठा फल है, न ही जातिवाद की देन से उपजा खेल है, न ही किसी की कृपा पात्र से मिला प्रसाद है, न दया का अनुकंपा का दान है और न ही अवसरवादिता से उपजा हुआ दाव है, न ही मौके का मंत्र है, न ही जोड़ जुगाड़ पर टिका हुआ तंत्र है। यह तो अपने आचरण को प्रमाणित कर खुद को खरा साबित करने की कसौटी है, जिसे संगठन के सटीक चाहने वाले से बुनकर किसानों की वीर भूमि हरियाणा में मनोहर रूप को सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बिठा दिया है। और फिर मोदी मनोहर की जुगलबंदी, विकास के नए नए अध्याय पर अध्याय, ओलंपिक में पदकों का डंका बजाना, खेलो इंडिया में 100 से अधिक मेडल्स की पोटली लाना आज हमारे विकास की कहानी कहता है। रास्ते कभी दारू के ठेके मिलते थे, आज हर गांव में, शहर में कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, ये विकास की कहानी कहते हैं। और मैं तो अंत में इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज की ये सभा बहुत खास है। इस पुस्तक का
भाषांतर रूपांतरण करके मुझे बहुत खुशी है। और मुख्यमंत्री जी के बारे में आखिरी बात, सिर से लेकर पांव तक सारी कहानी याद है, सिर से लेकर पांव तक सारी कहानी याद है। आज मनोहर लाल पूरे हरियाणा को मूल वाली याद है, मूल वाली। धन्यवाद। पुनः आप सभी का आभार। मैं निवेदन करूंगा आप सभी से कि आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हों और राष्ट्रगान के लिए देवी सचिन। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष पुस्तक के विमोचन का ये कार्यक्रम दिव्य सज्जनों अब यही समाप्त होता है। आप सभी कभी रुकेंगे। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का यहाँ से पहले प्रस्थान होगा, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। उसके बाद आप यहाँ से और ये आपको जानकारी भी दे दोनों भाषाओं में वहां प्रतियां रखी हैं। हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष ये पुस्तक आज